स्वराज्य इंडियाचे संस्थापक आणि भारत जोडो यात्रेचे राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र यादव सर आपल्यासोबत आहेत। सर, 5 राज्यों में इलेक्शंस हुए, किस तरह से देखते हैं आप एक राजकीय नेता के तौर से पहले से ज़्यादा एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट कैसे देखते हैं उसे? देखिए, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट सिर्फ नहीं हूँ, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और मैं उसी हैसियत से बोलता हूँ। ये जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए उसमें तेलंगाना में कांग्रेस ने एक हारा हुआ इलेक्शन जीत लिया और मुझे लगा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ख़ास तौर पे एक जीता हुआ इलेक्शन हार गया। और कांग्रेस को जितना बड़ा हवा बन सकती थी इस बात से कि उसने तेलंगाना में बिल्कुल माइनस से ऊपर आ गई, वो हवा नहीं बन पाई, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की जो खबर है वो उससे ज़्यादा बड़ी खबर बन गई। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये कि हवा इससे विपक्ष को, कांग्रेस को धक्का लगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो जो चुनाव की ज़मीन है वो भी नहीं बदली है। अभी भी इस चुनाव में बीजेपी के लिए दोबारा जीतना बहुत बड़ी चैलेंज है और उसका सिंपल कारण ये है कि 150 सीट इस देश की ऐसी हैं जहाँ बीजेपी है ही नहीं, तो उसको 400 सीट में से 275 सीट लाना है। कई राज्य हैं जहां बीजेपी की सीट पिछली बार से घटेगी, बंगाल है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, उसकी भरपाई कहाँ से करेगी बीजेपी? मुझे तो कोई जगह दिखाई नहीं देती जहां बीजेपी 2019 से ज़्यादा बढ़ाएगी। तो मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, भैया मुझे बता दो ये कैसे होगा। मैं नहीं कह रहा कि असंभव है, 4 महीने हैं, अभी भी चुनाव में हो सकता है, खुली हुई रेस है, बीजेपी जीत सकती है, कोई शक नहीं, लेकिन बीजेपी हार भी सकती है। दोनों संभावनाएं आज की तारीख में खुली हुई हैं। इस पे डिपेंड करता है कि विपक्ष क्या करता है, कैसे करता है, इंडिया अलायंस अपने आप को कैसे गठित करता है, जनता के सामने क्या एजेंडा रखता है। सर, मैं साउथ में था, कर्नाटक में इलेक्शन देखा, हैदराबाद, तेलंगाना, भारत जोड़ो का प्रभाव है ऐसे लोग कह रहे हैं, मगर वही प्रभाव जब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, तो वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। आंकड़ों से तो लगता है। आपको क्या लगता है, भारत जोड़ो में आप खुद चले थे? प्रभाव का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एक चीज़ के कारण पूरा चुनाव बदल जाए। कर्नाटका में भारत जोड़ो का प्रभाव था, लेकिन केवल उस यात्रा से चुनाव थोड़ी जीता गया था। उसके बाद वहाँ कांग्रेस पार्टी ने अभियान चलाया, उस यात्रा ने कांग्रेस पार्टी को ऊपर उठा दिया। उसके बाद कांग्रेस ने अभियान चलाया और कर्नाटका में बीजेपी की सरकार बहुत निकम्मी सरकार थी। इन सब से मिलकर प्रभाव हुआ। तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा ने फ़ायदा किया, लेकिन उसके अलावा रेवंत रेड्डी का एक लीडर होना और कर्नाटका के चुनाव का परिणाम, इस सब का असर कर्नाटका, तेलंगाना पे पड़ा। इसी तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में से यात्रा गुजरी थी, दोनों में कांग्रेस को कुछ कुछ फ़ायदा हुआ। अब केवल वो तो चीज़ नहीं है, एक प्लस है तो कई माइनस, उसका मिला के टोटल नेट निकलता है। तो मेरा आज भी मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा से सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे देश में कांग्रेस को फ़ायदा हुआ, और सिर्फ कांग्रेस को नहीं, पूरे विपक्ष को फ़ायदा हुआ। एक देश में नैरेटिव 4-5 कुछ महीने के लिए बदला, लोग कुछ और बात करने लगे, वो बहुत ज़रूरी था। तो यात्रा अपने आप में बहुत बड़ा कदम था, लेकिन केवल एक यात्रा से आप देश का चुनाव थोड़ी जीत सकते हो, आपको बाकी काम करने की ज़रूरत है। हॉरिजॉन्टल की भी घोषणा की है आपने, दूसरी यात्रा आने वाले समय में करने वाले हैं। अभी घोषणा, अभी देखिए इसके बारे में क्या फैसला होता है, जो अंतिम फैसला है। तो संभावना है होने की यात्रा, इसकी चर्चा काफ़ी चल रही है और काफ़ी लोगों की मांग है कि भाई जिन जिन राज्यों में पिछली यात्रा नहीं गई थी उन सब की मांग है कि भाई यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए। लेकिन अब उसमें कई चीज़ें सोचने की हैं, देखिए कब होती है। 2024 में आप क्या देखते हैं, देश का हाल क्या होगा चुनावी तौर पे? देखिए, 2024 का चुनाव कोई मेरे लिए क्रिकेट का मैच नहीं है जिसका बैठ के मैं खाली बताऊं कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हार गई, किसने किसको अड़ंगी लगा दी। नहीं, 2024 का चुनाव सिर्फ संसद का चुनाव नहीं है, ये संविधान सभा का चुनाव है। 2024 का चुनाव तय करेगा कि इस देश का संविधान अपने वर्तमान स्वरूप में बचेगा या नहीं। ये देश जिस सपने को लेके 2047 में बना था, 50 में संविधान बना था, वो सपना देश का बचेगा या नहीं। और उसमें कम से कम मुझे एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में लगता है कि मेरा सिर्फ एक धर्म है, और वो है किसी भी तरह से इस देश में सत्ता परिवर्तन हो, ताकि लोकतंत्र के लिए, गणतंत्र के लिए थोड़ी उम्मीद बाकी रहे, सांस लेने की जगह बाकी रहे।
इसलिए बदलाव चाहिए। अभी भी मुझे लगता है वो बदलाव संभव है, लेकिन उस पे निर्भर करता है कि इंडिया पार्टीज़ क्या करती हैं, इंडिया अलायंस, और इस पे भी निर्भर करता है कि हम जैसे लोग क्या करते हैं, क्योंकि सिर्फ पार्टियों का चुनाव नहीं है ना, तो मेरा भी चुनाव है, मुझे भी कुछ करना है। सर, आने वाले समय में राम मंदिर ओपनिंग होने जा रही है। महाराष्ट्र के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो करेंगे हालात बदलेंगे इस विमोचन के बाद या फिर इस शुभारंभ के बाद, सांप्रदायिक माहौल हो जाएगा, ऐसा संजय राउत कह रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस सारे घटनाक्रम? बीजेपी तो चाहेगी कि सांप्रदायिक माहौल हो जाए, बीजेपी का तो सारा खेल ये है, क्योंकि ये बीजेपी नहीं चाहती कि चुनाव सरकार के काम पर हो, वो नहीं चाहते कि चुनाव वोटर ठंडे दिमाग से करे, वो नहीं चाहते कि वोटर देश के भविष्य को देख के वोट करे, वो चाहते हैं कि झगड़े के माहौल में हो, वो चाहते हैं कि कोई दुर्घटना हो जाए जिसके लिए आवेश और उत्तेजना में वोट दिया जाए, वो चाहते हैं कि सिर्फ हिंदू मुसलमान हो, या वो चाहते हैं कि मोदी और राहुल हो। ये क्यों होना चाहिए? इस देश में मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, और ताकि लोग सोच सकें कि वो कैसा देश चाहते हैं। तो बेनिफिट्स हो सकते हैं बीजेपी को इस सारे चीज़ों के जब सांप्रदायिकता करने की वजह से? दिक्कत ये हो गई है कि हमने एक ऐसा सोच बना लिया है जिसमें हम इलेक्शन को T20 मैच की तरह देखने लग गए हैं कि अच्छा रिवर्स स्वीप लगाने से फ़ायदा होगा, नहीं होगा। हम क्या कह रहे हैं कि इस देश में हिंसा भड़का के किसी को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? हमारी भी कैसी स्थिति आ गई है, और कैसा देश बन गया है कि हम इन चीज़ों के ऊपर आराम से बैठ के ठंडी चर्चा करते हैं, जैसे कोई गोश्त हो और उसके बारे में चर्चा की जा रही हो। मैं समझता हूँ कि अगर देश को देश में हिंसा करवा के, देश में नफ़रत फैला के, झूठ फैला के कुछ फ़ायदा किसी को हो सकता है, सही कई बार होता है, लेकिन मैं इतना ही जानता हूँ कि झूठ कुछ समय चलता है, बहुत समय नहीं चलता। सर, महाराष्ट्र में फ़िलहाल हम हैं। आप जब महाराष्ट्र से बाहर थे, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को देखते हैं, बहुत सारे बदलाव पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में हुए हैं। किस तरह से देखते हैं महाराष्ट्र में जो चल रहा है फ़िलहाल, गठबंधन हो या जो भी सरकारें बन रही हैं, टूट रही हैं, महाराष्ट्र की पॉलिटिकल हालत को किस तरह से देखते हैं? देश की 2024 की चुनाव के परिणाम की दृष्टि से महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है, क्योंकि वो राज्य हैं जहां बीजेपी के लिए अपसेट हो सकता है। और जब तक एमवीए में तीनों पार्टी थी तब तो स्पष्ट लग रहा था कि बिल्कुल पिछड़ गई है, लेकिन उसके बाद यही सब घटनाएं हुई जो सबने देखा है। मैं समझता हूँ महाराष्ट्र के वोटर के पास एक स्पष्ट चुनौती है। अगर क्या महाराष्ट्र का वोटर चाहता है कि इस तरह की राजनीति हो, इस तरह से रातों रात छोड़ के आप दूसरी पार्टी में चले जाओ, आप गुवाहाटी चले जाओ, अहमदाबाद चले जाओ। अगर वोटर ये वाली राजनीति चाहता है तो फिर ज़रूर वोटर को इन्हें रिवॉर्ड करना चाहिए। वोटर संभ्रमित तो हुए हैं इस राजनीति से? हमेशा कुछ समय तो होता ही है, लेकिन एक तरह से महाराष्ट्र के वोटर को फैसला करना है कि उसे किस तरह की राजनीति चाहिए। अगर उसे यही वाली राजनीति चाहिए जिसमें रातों रात छोड़ के चले गए, जिसको प्रधानमंत्री कल तक करप्ट बता रहे थे, अगले दिन वही इनका लाडला मिनिस्टर बन जाता है, ये इस तरह की राजनीति चाहिए। कम से कम महाराष्ट्र में मैंने नहीं सोचा था कि इतनी मर्यादाहीनता हो सकती है। मेरे मन में छवि रही है कि महाराष्ट्र का सार्वजनिक जीवन थोड़ा सा मर्यादा है, यहाँ आँख का पर्दा है, शर्म है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक सांस्कृतिक रूप से महाराष्ट्र एक अलाइव जगह है, एक जीवंत जगह है, और इसलिए मैंने सोचा था कि महाराष्ट्र में इस किस्म की हरकतें लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, अभी भी मुझे तो उम्मीद है। सर, कांग्रेस अगर भी इंडिया आघाड़ी जो है, इंडिया अलायंस जो है वो विपक्ष में होगा तो भी कांग्रेस बड़ा मेजॉरिटी एक पार्टी है। आपने बात करते वक्त भी कहा कि कांग्रेस के पास ऑप्शन था तेलंगाना के अंदर को जो जीत को सेलिब्रेट करने का, मगर वो कर नहीं पाई क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मामला जो सामने आया, राजस्थान छत्तीसगढ़ का। कांग्रेस को क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेशन होगा इस सारे पॉलिटिकल सिचुएशंस के बाद? मैं समझता हूँ हर जीत और हर हार दोनों से सबक लेना चाहिए। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सबक अगर लेना चाहिए तो उसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, तेलंगाना जाके देख लीजिए। ज़मीन पे काम कीजिए, जनता के बीच में रहिए, जनता के सवाल उठाइए, और लगातार काम कीजिए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं।
सर मैं सिर्फ पॉलिटिकल सवाल पूछूं और किसानों के बारे में आपसे ना पूछूं तो बहुत नाइंसाफ होगी। एक्सपोर्ट बंद किया है प्याज का, जिसकी वजह से हालात महाराष्ट्र में भी गंभीर होते जा रहे हैं, जो प्याज के बारे में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट होता है। किस तरह के माहौल किसानों को लेकर महाराष्ट्र और बाकी इंडिया में आप देखते हैं किसानों के बारे में? 3 साल पहले इस देश के सारे कृषि अर्थशास्त्री और सरकारी और दरबारी सब लोग कहते थे कृषि को मुक्त कर दो, मंडी बाजार कोई बीच में नहीं आए, किसान को मुक्त कर दो, मार्केट पे लाके बेचिए और आप रोड़िए जहाँ पे बेचिए बेच लीजिए, बिल्कुल मुक्त कर दीजिए। मैं तब कहता था ये झूठ है, पाखंड है, ये सिर्फ किसान को लूटने के लिए छूट है, और जब भी किसान को 4 पैसे मिलने होंगे तब कोई छूट नहीं है। और आप देखिए पिछले 2 साल के बाद, किसान आंदोलन के समाप्त होने के बाद 2 साल में बार बार, पहली बार नहीं है, जब भी किसान को 4 पैसे की आमदनी होने की गुंजाइश होती है, सरकार बैन लगा देती है। एक्सपोर्ट पे बैन, यहाँ पे लोकल उसमें बैन, सरकार खरीद करेगी, ये करेगी, वो करेगी। प्याज 80 रुपये हो जाता है, कैबिनेट मीटिंग होती है जैसे ये देश प्याज खा के ही जिंदा है। लेकिन जब वही किसान 1 रुपये में प्याज बेचता है, कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं होती, कोई चर्चा नहीं होती। मर जाओ, किसान टमाटर को बेच नहर के अंदर फेंक देता है, सब्जियों को खेत के अंदर छोड़ देता है, तब कैबिनेट मीटिंग नहीं होती है ना। ये ओपन मार्केट नहीं है, ये फ्री मार्केट नहीं है। किसान को लूटने के लिए फ्री है, लेकिन किसान को अगर फ़ायदा हो तो फ्री नहीं है। ये प्याज पे लगा हुआ बैन एक बार फिर दिखाता है कि कैसे पूरी की पूरी सत्ता किसान विरोधी है, और उसे ठीक करने के लिए पूरी सत्ता का चरित्र बदलना होगा। सत्ता का चरित्र बदलना होगा, ऐसा अशी प्रतिक्रिया जी आहे ते योगेंद्र यादव सर या ठिकाणी देतात। खरं तर राजकीय विश्लेषणासोबत शेतकऱ्यांचे प्रश्न देखील त्यांनी या माध्यमातून मांडलेले आहेत। कॅमेरा पर्सन अयूब कागदीसह आफताब शेख, ABP माझा, सोलापूर। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।